देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में महाजनपद 16 महाजनपद के विषय में हम लोगों ने देख लिया था। उस 16 महाजनपद में से एक हमने देखा था मगध महाजनपद और विशाल मगध महाजनपद के बारे में कि वो कैसे बन गया। तो यहाँ आज हम लोग इसे पूरा इसलिए देखते हैं कि हिस्ट्री का अगर हम लोगों को नस जैसे जड़ें उसकी पता न चल जाए, जैसे हमारे शरीर का नस होता है वैसे ही हिस्ट्री का पूरा हम लोग जड़ से देखते हैं, जैसे ही वो पौधा लेता है वैसे ही। क्योंकि सबको पता है कि छोटे से ही कोई अगर बड़ा होता है तो उसके बारे में फुल जानकारी जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि वो कब बड़ा हुआ कब छोटा हुआ, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे यानी कि प्राग्ञ इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसमें उस समय में क्या था, प्राग्ञ इतिहास मतलब हिस्ट्री हमारा शुरू होने से पहले ही हम पढ़ लेते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक के बारे में, यानी प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और इसी प्री हिस्ट्री को प्राग्ञ इतिहास को ही कहते हैं पाषाण काल। ठीक है, क्या कहते हैं, पाषाण काल। उसके बाद इसी पाषाण काल में एक आता है पूरा पाषाण, जिसमें आदि मानव रहते हैं, जिसमें आदि मानव खाना बदोश रहते हैं, जिसमें आदि मानव ऐसे ऐसे चीज को खाते पीते नंगे धड़ंगे घूमते फिरते रहते हैं, उनका कोई अपना घर द्वार नहीं था। तो उस समय यानी कि पूरे पाषाण में बात होता था। उसके बाद आया मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में धीरे धीरे इन लोगों ने हड्डियों का माला पहनना, छोटे छोटे हथियार का उपयोग करना, अंत्येष्टि करना ये लोग जान गए थे, तो इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, यानी कि जब आदि मानव हुए थे तब से। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे इतिहास का जो जड़ें हैं, क्या जड़ है, और उस जड़ को हम लोग देख सकते हैं कि उसके जड़ के अंदर क्या क्या, जड़ के अंदर जो भी डाल दो और उसे पेड़ को कैसे बड़ा हुआ, क्या चीज, तो शुरू से ही जानना चाहिए। किसी चीज को अगर शुरुआती में जानते हो तो इतिहास आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तब हम लोग आप लोग को बता दी हूँ 16 महाजनपदों के विषय में, लेकिन 16 महाजनपद में आप लोगों को पढ़ाने से पहले पढ़ा तो दी हूँ पूरा उसमें का, लेकिन कब कौन राजा आए अभी वो सब बता दी हूँ। लेकिन यहाँ तक आप लोग को इसलिए दोबारा ले जा रही हूँ कि आपकी रिवाइज भी हो जाए, नहीं तो रिवाइज नहीं होगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मध्य पाषाण हम लोग देख लेते हैं। प्राग्ञ ऐतिहासिक में मध्य पाषाण आता है, इसमें आभूषण छोटे हथियार की बात होती है। इसके बाद नौ पाषाण देखते हैं। नौ पाषाण में होती है खेती, आवास, फिर जानवर, फिर मन का, ये सारे चीज होता है। पहिए का इसी समय खोज हुआ था नौ पाषाण में। आग का खोज कब हुआ था, तो आग का ना पूरे पाषाण में आदि मानव ने किया था, पूरे पाषाण में आग का खोज किया था आदि मानव ने। और नौ पाषाण में खेती हुआ था। खेती कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में खेती, जौ और गेहूं की खेती हुई थी और पहिए का खोज हो गया था। क्योंकि अनाज, जब भी आप खेत से खेती करते हो तो अनाज ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए सामान तो चाहिए, किस पे ले जाओगे, सर पे कितने उठा के ले जाओगे, इसलिए उन लोगों ने पहिए का खोज कर लिया था और अपने घर तक ले गए। उस समय कुत्ता भी पालना स्टार्ट कर दिए थे। उसी समय अच्छा खासा अपने लिए थोड़ा बहुत घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद हम ताम्र पाषाण के बारे में, तांबे का खोज उस समय हो गया था। धीरे धीरे अब आगे इंसान बढ़ता गया और उस समय प्रोग्रेस धीरे धीरे आदि मानव भी करते गए। फिर उन्हें पता चला कि क्या हमें वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसके बाद आया आपका आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में प्रोटो हिस्ट्री आता है। इस प्रोटो हिस्ट्री को ही हम लोग कहते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहेंगे या फिर हम हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, इसलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पहली खुदाई हुई थी। ये दयाराम साहनी ने किया था इसका हड़प्पा का खुदाई, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खुदाई करवाए थे। तो ये जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, रोपड़, लोथल, ये सारे के सारे उस समय का एक शहर था, व्यापारिक शहर था, ये शहरी एरिया था। सिंधु सभ्यता कैसी थी, शहरी थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता उस समय थी। उस समय जब यहाँ खुदाई हुआ तो बहुत कुछ मिला था। ये सारे के सारे सिंधु नदी के पास में ही जितने भी स्थल मिले थे, ये सारे के सारे मिले हैं सिंधु नदी के पास में। जब सिंधु नदी के पास में जितने भी, मान लीजिए, घर कोई बनाया और नदियों के पास में बनाया, और इतना पता नहीं है कि नदियों में बांध बनाया जाता है, और जब बांध नहीं बनाया गया तो वो नदियां जब टूट गई और नदियां में बाढ़ आया, मतलब नदियां में बाढ़ आ गया, और सारे के सारे जितने भी लोग अपने अपने जगहों को बनाए थे वो धीरे धीरे ध्वस्त होते गए। वहां से कुछ सामान मिला होगा। तो 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने जब करवाया था 1921 में, तब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहे हैं, क्या क्या चीज है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ मिले हैं चीज। तो हड़प्पा सभ्यता, जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ये पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो सब पाकिस्तान में है, ये शहर सारे पाकिस्तान में उस समय भी थे। तो ये जब खुदाई हुई यहाँ पे तो पता चला कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, कैसे यहाँ पे इतना ज्यादा
लोग थे, कैसे सभी लोग मर गए, खत्म हो गए, क्या कारण था कि धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे, उनकी भी प्रोग्रेस आगे थी। सिंधु सभ्यता में पता हो तो आप लोग को कि नालियां जो पक्की बनी थी कि दीवार से सटा के पक्की बनी थी कि वो जाएगा पानी, हर एक समकोण पे काटता था। ये 26 ईसा पूर्व की बात है, यहाँ पे 26 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई थी, 25-26 ईसा पूर्व में उस समय की बात हो रही है। खोज तो अब हुआ ना 1921 में, पता चला है कि अरे पहले भी ऐसे लोग थे, पहले भी आदि मानव थे। उसके बाद लोग अपना अपना कैसे कारोबार आगे बढ़ाए, किस तरीके से अपने लिए ईंट, पकी हुई ईंट का घर बनाए थे, यही सिंधु सभ्यता वाले लोग ना, सिंधु सभ्यता वाले। सिंधु सभ्यता इसीलिए हम कहते हैं ना कि उसकी हर एक नदियों, सहायक नदियों के, सिंधु सभ्यता, सिंधु की नदी जो होती है उसकी सहायक नदियों के पास में जितने भी घर बनाए थे, उसके सहायक नदियों के घर पास में घर बनाए थे। और जैसे ही उसमें, अब तो आपको पता है कि टेक्निकल इतना ज्यादा यूज होने लगा, मतलब कि आप लोग आज इंटरनेट है, आज मोबाइल से पढ़ते हो, आज ऑनलाइन पढ़ते हो, आज यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो। पहले तो ऐसा जमाना नहीं था। पहले, अब तो आज आप लोग बांध बना लेते हो, पानी आ रहा है इसको बांध बना दो, सबसे बड़ा बांध, यहाँ सबसे बड़ा बांध, मतलब हर एक चीज हम लोग बांध बना के उसको फिट कर देते हो कि ये पानी आगे तक न जाए। पहले के लोग सिर्फ अपने लिए, पहले यहाँ पे नौपाषाण में धीरे धीरे खेती किए थे, छोटा सा झोपड़ी बनाए, वहां पे अपना रहना स्टार्ट कर दिए। जब थोड़ा सा और प्रोग्रेस हो लोग किए तो सिंधु सभ्यता में जब गए तो सिंधु की नदियों के पास में लोग के पानी का जुगाड़ मिला, तो वहाँ पे ईंट, पकी हुई ईंट, सब कुछ वहाँ पे अपना जुगाड़ करना स्टार्ट कर दिया, रहने के लिए स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे ओखल भी मिला, मतलब कि जात तो सब कुछ वहाँ पे, श्रमिक आवास भी मिला वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो उनको नहीं मिला था। जैसे सिंधु सभ्यता में सुई धागा मिला, सिंधु सभ्यता में पोरस से, वहां से फारस से क्या करते थे, व्यापारी के अपना व्यापार भी करते थे। लोथल क्या है, लोथल में बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, वहां पे मतलब सब कुछ उनका धीरे धीरे स्टार्टिंग कर लिए थे। तो क्या था, सिंधु सभ्यता वाला था, कालीगंगा मिला, बनावली मिला, इस सारे के सारे इसमें साक्ष्य सिंधु सभ्यता त्रिकोणा आकार का है। और इस त्रिकोणा आकार के अंदर जितने भी स्थल मिले थे, जितने भी जगह मिले थे, ये सारे के सारे क्या है, सिंधु सभ्यता का है। तो सब के सब धीरे धीरे जैसे ही सिंधु में नदी में बाढ़ आया होगा और लोग वहां पे डूब गए होंगे और खत्म हो गए होंगे। तब का इतिहास, आज का इतिहास में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आज घर बना हुआ है, आज से बहुत दिन पहले आप लोग को याद होगा कि हम लोग का जब मट्टी का घर था, अपना मट्टी का घर, तो रोड जैसे ही ऊंचा होता ना, वैसे मट्टी का घर नीचे होता जाता है, क्योंकि जितने भी पानी आता है ना, तो पानी ऊपर से निकल जाता है और मट्टी ऊपर ऊपर रह जाता है, और लोग अपने अपने दरवाजे के पास ऊंचा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे 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 घर नीचे हो जाता है और रोड ज्यादा ऊंचा हो जाती है। इसी तरीके से सिंधु सभ्यता में रोड ऊंचा हो गया होगा, घर नीचे हो गया होगा, इसलिए सिंधु नदी का पानी आया और ये सारे के सारे ध्वस्त हो गए। वहां तक आप लोग, क्योंकि इतिहास है और इतिहास को खखोड़ के पढ़ना जरूरी है, कब से किसका कैसे अंत हुआ। जब मैं आपको प्रागैतिहासिक बता रही हूँ, तो उस समय आदि मानव ने हर एक चीज अपने लिए धीरे धीरे खोज किया। पहले कुछ नहीं था उनके पास, नंगे घूमते, कच्चे मांस खाते, जब वन में पत्थरों के टकराने से आग लगा था, तभी तो हम कहते हैं आदि मानव ने आग का खोज किया था। नवपाषाण में आदि मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब जब वो पके हुए मांस खाना स्टार्ट कर दिए तो उन्हें पता चला, अरे पका हुआ मांस तो बहुत अच्छा कच्चे मांस से लग रहा है, तो धीरे धीरे अकल खुलती है। क्योंकि उनकी गर्दन जो ना चपकी हुई थी, और उठी हुई गर्दन ही, अब मान लीजिए किसी की ऐसे चपकी हुई गर्दन रहेगी ना, तो माइंड उसका बहुत, IQ बहुत थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो मतलब इस तरीके से उन लोगों का होता था। अब यहाँ पे आया आपका प्रागैतिहासिक में सब कुछ हो, अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लिया, तो वही आदि मानव आए होंगे। धीरे धीरे आप लोग देखो 6th क्लास का जो इतिहास का बुक है ना, उसमें आप देखो ध्यान से कि उसमें कैसे इंसान आदि मानव था, आदि मानव से धीरे धीरे बंदर का रूप, धीरे धीरे किस तरीके से आगे चलते हुए इंसान का रूप धारण किया, धीरे धीरे बढ़ते गए। तो उसी तरह इनका दिमाग भी बढ़ा, इसलिए उन्होंने अपने सिंधु सभ्यता में सारे चीज अपने लिए खोज कर लिया। इसी को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदियों के पास से मिला था। दयाराम साहनी ने इसका खोज करवा दिया था, मतलब खुदाई करवा दिया था इसका। तो ये सिंधु सभ्यता था। आर्य था प्रागैतिहासिक। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों में आप लोगों को अगर कमी कहीं हो तो बताओ। अब इससे पहले हम लोग देखते हैं कि अपना इतिहास, जो भारत का अपना इतिहास है, अपने इतिहास के बारे में देखते हैं। ये तो हम लोग पिछले सिंधु सभ्यता इसके बारे में देखे हैं कि लोग जब आए तो क्या कैसे क्या क्या किए। अब हम लोग चलते हैं इतिहास में, और बहुत पुरानी इतिहास के विषय में हम लोग जानते हैं। हम 26 ईसा पूर्व में हम लोगों ने देख लिया है
हम लोगों ने प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, यानी आद्य ऐतिहासिक हमारा 26 ईसा पूर्व का है। लेकिन हम लोग देखते हैं इतिहास के बारे में, और जो इतिहास होता है वो हम लोग अपने वेद पुराण वेदांत जो भी हमारा है ये सारे हमारे इतिहास में मिलते हैं, हमारे हिस्ट्री में मिलता है। इसमें वैदिक काल आता है, तो हम वैदिक काल के बारे में, इसका साहित्य देखते हैं। साहित्य क्या क्या होता है? देखो, साहित्य का मतलब होता है कोई चीज का ग्रंथ का मतलब कि क्या होता है। मान लीजिए कि कोई गैर ब्राह्मण है, कोई गैर ब्राह्मण है, क्या क्या है ये सब के बारे में। लेकिन हम लोग पहले देखते हैं कि इतिहास में हम लोग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक पूरा टोटल चला वैदिक काल। और हम लोग पहुंच गए हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी हम लोगों को वेद उपवेद जो भी है हमें मिलता है कि हमारा वेद कितने हैं, हमारा उपवेद क्या है, हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, हमारे उपनिषद क्या है, हमारे वेदांत क्या है, हमारे वेदांत क्या है, सबके सब हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आज के दिन में हम लोगों को यही तो जानना है और सभी लोग को जानना है। हमें इसके बारे में तो सिर्फ पढ़ना है कि हमें पेपर में जो आएगा थोड़ा बहुत, तो ये कौन से स्थान पे है और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, इसके बारे में तो अलग है। लेकिन ये हमारा जो वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है, तो ये हमें देखना पड़ता है। अब इस वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिया गया। इस वैदिक काल को क्यों दो भागों में बांट दिया गया? क्योंकि जो ऋग वैदिक काल है, इस वैदिक काल में 3 वेद आते हैं। वैसे वैदिक काल में टोटल 4 वेद आते हैं, लेकिन अगर ऋग वैदिक काल कहिए तो उसमें आते हैं 3 ही वेद, और उत्तर वैदिक काल में 1 वेद आते हैं। तो ये हमारा वेद पुराण हम पढ़ने के बाद हम धर्म के बारे में जानेंगे कि धर्म क्या है। इसके बाद हम 16 महाजनपदों के विषय में हम लोग समझ लेंगे। समझे हैं पूरा? मैं आप लोग के लिए वीडियो एक बना के हर एक दिन ऐसा देती नहीं हूँ कि आप लोग को हिस्ट्री का वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, हर दिन भेजती हूँ, हर दिन बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो समझने और देखने की बात है। उसमें आज थोड़ा ये बना ली, कल थोड़ा वो बना ली, आज पूरा आप लोग को बता दे रही हूँ कि प्रिय हिस्ट्री से लेके आप 16 महाजनपद के विषय में देख लोगे, तो इसलिए बना रही हूँ यहाँ पे। अब जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल टोटल चला। लेकिन इसमें कोई ऐसा वैदिक काल है, वेद है, जो वेद घर में बैठ के या झोपड़ी में बैठ के लिखा गया, और जो वेद जंगलों में लिखा गया उसे कहा गया ऋग वैदिक काल। और जिस वेद को लिखा गया घर में बैठ के उसे कहा गया उत्तर वैदिक काल। ये तो आपको समझ में आया होगा। वेद आज भी आप वेद जानते हो। तो ऋग वैदिक काल जो है 1600 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था आपका ऋग वैदिक काल। क्या आपको यह आइडिया आ रहा है? पढ़ाया गया है और आपको आना चाहिए। यहाँ से आप भूल जाओगे तो फिर भूल जाओगे। तो ऋग वैदिक काल जो है, इस ऋग वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल ये लिखा गया है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो बताओ कैसे? मान लीजिए कि जैसे कि वेद, एक ऋग वेद होता है, यजुर वेद है और साम वेद। ये 3 के 3 जो वेद हैं ये ऋग वैदिक काल में आते हैं, ऋग वैदिक काल में आते हैं। ये कौन सा? ऋग वेद, यजुर वेद और साम वेद। 3 वेद आ गए, क्योंकि इनको कोई घर में बैठ के इनका वेद पुराण नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जब लिखा जा रहा था उस समय 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसे लिखा जा रहा था। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इस उत्तर वैदिक काल में इस वेद को लिखा गया, और इस वेद का नाम है अर्थर वेद। तो यहाँ पे आपने 3 वेद देखा जो ऋग वैदिक काल में लिखा गया था, ऋग वैदिक काल में लिखा गया था, और जो एक उत्तर वैदिक काल में अर्थर वेद को लिखा गया था। ये वेद जो लिखा गया इसका क्या क्या आता है? अब इसमें कुछ धार्मिक कार्य आते हैं। इस जो वेद लिखा गया था इसमें धार्मिक कार्य आते हैं। एक धार्मिक कार्य में आता है कि धार्मिक कार्य 2 टाइप के आते हैं, एक ब्राह्मण होता है और एक होता है गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 धर्म आते हैं। इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ,
अब यहाँ पे वेद और ब्राह्मण में आता है वेद, उपवेद, वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये सारे के सारे आपको पढ़ाया गया है। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और गैर ब्राह्मण में भी मैं आप लोग को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बता चुकी हूँ। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ और जैन धर्म में आप लोगों को महावीर स्वामी के विषय में बता चुकी हूँ। जो जैन धर्म को अपनाता है, अब आके जब 16 महाजनपद आप लोग पढ़ोगे तो इसमें आपको जानना होगा कौन कौन जैन धर्म को अपनाता था और कौन कौन बौद्ध धर्म को अपनाता था, क्योंकि यहाँ के जितने भी राजा थे इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो यहाँ पे आप लोग को 16 महाजनपद के विषय में अब जानना होगा, इसीलिए आपको गैर ब्राह्मण बताई हूँ और एक आपको ब्राह्मण भी ग्रंथ बताए। एक वेद, उपवेद, वेदांत, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, ये आता है ब्राह्मण में। एक होता है गैर ब्राह्मण। तो ये दो के दो हम आपको बता दिए, लेकिन ध्यान देना कि मैंने जैन धर्म का वीडियो बना चुकी हूँ और वो अपलोड कर दी हूँ यूट्यूब पे, और आप लोग उसे देख लेना। और हम मैंने बौद्ध धर्म के विषय में बता दी हूँ कि बौद्ध महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से घर से निकले, क्या कहाँ पे ज्ञान मतलब उनको मिला, अपना उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, और जैन धर्म के बारे में बता दी हूँ। बौद्ध धर्म में आपको मैं चार संगीति बौद्ध धर्म का, महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध संगीति होता है, ये 4 होते हैं, इन चारों के विषय में बता चुकी हूँ। सॉरी, एक बताई हूँ अजात शत्रु ने कराया था, जो जिस समय 16 महाजनपद में से एक सबसे बड़ा महाजनपद है, उस महाजनपद का नाम है मगध महाजनपद। उनके मगध महाजनपद की राजधानी जो राजगृह है, अजात शत्रु ने उस समय राजगृह में वो पहले बौद्ध संगीति को कराया था। तो ये आपको जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि जो हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं, इन 16 महाजनपद में से जो भी है, जो जैसे कि मैं कहूँ कि बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन और नागसेन, तो बिंबिसार जो है कौन सा धर्म को मानता था, तो मैं कहूँ कि जैन धर्म को मानता था, ठीक है। अजात शत्रु बौद्ध धर्म को मानता था, क्योंकि अजात शत्रु का ही पिता बिंबिसार है, और ये जानता था बौद्ध जैन धर्म के विषय में, और ये जानने लगा बौद्ध धर्म के विषय में। तो ये तो आपको पता होगा। तो 16 महाजनपद में से, जैसे 16 महाजनपद अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके पूरे के पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, छोटे छोटे। देखो अब यहाँ तक तो आपने समझ गए होंगे पूरे यहाँ तक आप सॉरी। अब कहोगे कि ये 16 महाजनपद हैं क्या? 16 महाजनपद वही है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई गांव है, उस गांव में लोग से बात नहीं होता है, किसी से भी कोई किसी के विषय में जानता उनता नहीं है, लेकिन जब सब लोग जानने लगे, 2-4 इंसान मिल के आपस में मिलने लगे, तो उन्हें कहा गया, उसे कहा गया कबीला। एक छोटा सा बनाया गया कबीला। क्या बनाया गया? कबीला, ठीक है, क्योंकि हमें महाजनपद के विषय में पढ़ना है। समझ में आया? जैसे ही कुछ लोग और मिलने लगे, तो ये तो हो गया कबीला। कुछ लोग और मिलने लगे तो उसे कहा गया ग्राम, गांव, या इसे ग्रामीण कहा गया, ठीक है। कुछ लोग और जानने लगे और समझने लगे तो उसे कहा गया कि जन। क्या कहा गया? जन। कुछ और समझने लगे, कुछ और जानने लगे तो उसे कहा गया जनपद। जनपद यानी जिला, जनपद। अब जब सब और कुछ और लोग बटूर के अपना एक राजा बन गए, तो राजा जो राज करने लगे थे तो उन्हें कहा गया महाजनपद। महाजनपद। तो ये 16 के 16 महाजनपद बन गए। मान लीजिए अब इस महाजनपद में जन भी आ गया, चाहे जनपद भी आ गया। ये अब कुछ मान लीजिए कि भारत का कोई अगर नक्शा आपको बना के दिखा जाए कि यहाँ पे भी एक महाजनपद बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी, इस तरीके से 16 के 16 महाजनपद बनाया गया। समझ में आ रहा है? 16 के 16 महाजनपद बनाया गया। हिस्ट्री पढ़ने का मजा तभी आता है जब शुरू से पढ़ो, और नहीं तो मजा ही नहीं आता है कहीं बीच से आप पढ़ते हो तो दिमाग ही नहीं लगता है कि वहां तक हम कैसे पहुंचे।
तो ये है कबीला, गांव, जनपद, महाजनपद। अब आ गया 16 महाजनपद। अब ये भारत है, भारत के पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। यहाँ भी जैसे गंधार है, कम्बोज है, इसका भी एक एक जनपद, गंधार, कम्बोज, इसका गंधार का तक्षशिला राजधानी। तो इस तरीके के धीरे 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 अपनी अपनी राजधानी और अपना अपना जनपद बताया गया कि हमारा जनपद है, हमारा जनपद है, हमारी राजधानी ये है। और वहां वहां पे राजा अपना राज करते थे। हर एक जनपद पे हर एक राजा अपना राज करते थे। वो कहते कि हमारा इतने से इतने नगर है, ये हमारा पूरा ये महाजनपद है, इतना हमारा है, ठीक है। जैसे अवंती है, अब अवंती को कहा गया ये हमारा है, अवंती का राजा बोला। तो जहां जहां का राजा है वो बोला कि हमारा है। लेकिन इसी में मगध क्या था, मगध बिहार में है, मगध पता होगा। तो मगध का राजा था और मगध भी एक महाजनपद था। तो मगध के बारे में, अब मगध इतना बड़ा कैसे बन गया, इसी को सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय मगध महाजनपद था, उस मगध महाजनपद में 16 महाजनपद में पहला मान लीजिए इसमें एक मगध महाजनपद था। इस मगध महाजनपद में कम से कम 7 वंश अपना राज किए थे, 7 के 7 वंश अपना राज किए। अब जो भी आएगा और इसे और बड़ा बनाना चाहेगा, जैसे मान लीजिए कि पहला जो आया था मगध महाजनपद जब बनाया गया था, तो उस समय जनपद का वो राजा जो था, तो हर्यंक वंश उस समय चलता था और उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था उसका? बिंबिसार। बिंबिसार अपना प्रोग्रेस करके और आगे बढ़ के एक जनपद को अपने में मिला लिया। वैशाली को मिलाने गया, मिला नहीं पाया। तब उसका बेटा आया अजातशत्रु। तब अजातशत्रु ने वैशाली को अपने में मिला लिया। वैशाली भी क्या था? एक महाजनपद था, तो उसने अपने में इसको मिला लिया। अब बताओ मगध महाजनपद आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया, वो थोड़ा सा और विशाल होता गया। अजातशत्रु के बाद आया उसी का बेटा उदयन, और उदयन भी अपना आगे थोड़ा सा और आगे गया, दूसरे जनपद को जीता और अपने में मिलाया और बना लिया विशाल महाजनपद। तो मगध महाजनपद धीरे धीरे विशाल होता जा रहा है और लोग एक दूसरे को, उदयन अजातशत्रु को मारा, अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया। अब आया नागसेन। नागसेन उतना कुछ बना नहीं पाया, तो बिगाड़ा क्या कि उसी को मार दिया। कौन? शिशुनाग। तो वो आया शिशुनाग वंश। तो बताओ हर्यंक वंश तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, हर्यंक वंश नहीं रहा। ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा और इसको मार दिया शिशुनाग। ये तो खत्म हो गया, साफ हो गया। अब आता है कौन? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो राजा थे, ये भी कुछ को आपस में मिला लिए महाजनपदों को। इसके बाद कालाकोस आया राजा, वो भी अपने में मिला लिया, ये शिशुनाग वंश था। फिर आया नंदीवर्धन। नंदीवर्धन भी थोड़ा बहुत आपस में कुछ आगे और एरिया को मिलाया, थोड़ा और मगध महाजनपद बड़ा हुआ। अब यहाँ पे आपको मगध महाजनपद के विषय में अभी आपको दिखा रही हूँ, देखो ये बड़ा होता जा रहा है। ये थोड़ा सा पहले था, उसके बाद और राजा आए तो बढ़ाए, कुछ राजा और आए तो बढ़ाए, ये मगध महाजनपद बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में नंदीवर्धन को मारने के बाद नंद वंश का स्थापना हुआ और मारने वाले थे महापद्म नंद। इस नंदीवर्धन को इन्होंने मारा और आगे धीरे धीरे अवंती को जीता, इसको जीता। अवंती को जीतने वाले थे अशोक। अवंती को जो जीता था वो अशोक। उसके पहले तो बिंबिसार ही मतलब कि ले लिया था, फुसला लिया था आपस में राजा वजा से मिलजुल के, ठीक है। कलिंग को जीता था। कौन? महापद्म नंद कलिंग को जीता, जो ओडिशा में है। तो आधे कलिंग को जीत लिया था महापद्म नंद, और बड़ा कर दिया मगध महाजनपद को, और बड़ा कर दिया। इसके बाद धनानंद आया। धनानंद के समय और बड़ा महाजनपद बन गया। सेना वोना बहुत सारे इसके पास हो गए, हाथी घोड़ा किसी चीज की ना, पैदल भी यात्रा करने वाले लोग थे, बहुत सारे लोग हो गए इसके पास, बहुत हो गए। मान लो इसके पास कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। और महाजनपद जितने भी था उसके पास 16 के 16 मिनट रहे थे, आपस में मिला लिया। अभी नहीं मिले हैं, अभी और आएगा।
अब मतलब नंद वंश का महाजनपद महापद्म नंद और धनानंद, ये दो थे। धनानंद को मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षा देने वाले जो गुरु थे वो चाणक्य थे। इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य और आगे बढ़ा और आगे बढ़ के पाकिस्तान अफगानिस्तान को जीत लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबको जीत लिया, क्योंकि वहां का एक सेलुकस निकेटर आ रहा था। सिकंदर के, कौन? सिकंदर का शीर्ष सेनापति था, वो आ रहा था, वहां उसको जीत लिया। समझ में आ रहा है? उसको हरा दिया और वहां का जीत लिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान जीत लिया। तो यहां तक तो ये जीता। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पहले, जो मौर्य वंश की स्थापना से पहले आ गए थे ऐसे दो लोग। एक थे डेरियस, ईरान का था, और एक था सिकंदर। एक था डेरियस और एक था सिकंदर। ये दो लोग आ गए थे। ठीक, देखो मौर्य वंश का स्थापना से पहले ऐसे दो विदेशी भी आक्रमण मगध महाजनपद पे हुआ था, जिसका नाम था डेरियस जो ईरान से आया था, और यूनानी, ये सब दोनों थे क्या थे? सिकंदर भी आया था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आया। जब हमारा मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था तब दो आए थे। लेकिन जब इसका स्थापना हो गया तब इंडो ग्रीक वाले आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण वंश आए, कुषाण वंश का कनिष्क आया। तो देखो मगध महाजनपद धीरे धीरे विशाल भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग भी, विदेशी भी आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, मार धार करने के लिए, छीनने नोचने के लिए। तो ये नहीं है कि ये पहले से ही ऐसा हो कि लोग आते रहे। अंग्रेज तो अब आए लेकिन इससे पहले बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने ऐसा काम कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मौर्य वंश के स्थापना से पहले दो आए, डेरियस आ गया और सिकंदर आ गया। इसके बाद इस मौर्य वंश का जैसे ही स्थापना हुआ तो शुंग वंश का मतलब मौर्य वंश अब क्या हुआ? मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आया और चंद्रगुप्त बहुत बढ़िया शासक था, और वो आया और सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान को ले लिया, क्योंकि सेलुकस निकेटर को हरा दिया था। सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, वो भी थल सेनापति, और उसको हरा दिया था। अब यहाँ से जब उसको हरा दिया तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सब अपने में कर लिया, मांग लिया कि अब तुम क्या करोगे, मुझे दे दो, और उन्हीं की बेटी से शादी कर लेता है। और धनानंद को भी मार के उसकी बेटी से दुर्धरा से शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसी का बेटा होता है बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा आता है सुसीम और अशोक। अशोक कलिंग फलिंग को जीत उठ के तब ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और शुंग वंश का, जब शुंग वंश का स्थापना हुआ था, इंडो ग्रीक वाले आए थे, जिसमें इंडो ग्रीक वाले पहला था एक नहपाल। नहपाल को हरा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा मारा कि बस उसका भी टाइट हो गया। ठीक है, ये शुंग नहीं, ये आए थे इंडो ग्रीक वाले, वो नहीं आए थे, दूसरे आए थे सब। वो तो आए थे इसके गौतमी पुत्र वाले में, नहपाल आया था, गौतमी पुत्र सातवाहन वाला था तब। तो शुंग वंश वाला आया। शुंग वंश में कौन कौन आया था? पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र आए। कर्ण वंश आया, देखो स्थापना की थी, कर्ण वंश आया, वासुदेव आ गया। तो यहाँ पे दो तो ये आ गए। उसके बाद सातवाहन आता है, और सातवाहन के समय में रहता है वहां का राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी नहपाल को मारता होता बहुत ज्यादा है, तो उसको हरा देता है। ठीक है, क्योंकि ये नासिक में आके अपना राज्य करने के लिए आए थे सब। तो उस समय मगध महाजनपद का 7वां वंश चल रहा था। उस वंश का नाम था सातवाहन वंश, और उस वंश का राजा जो था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये इसको हरा देता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमा को हरा देता है। कौन? इसी का पुत्र रहते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमा। इनको हरा देता है रुद्रदामन। और रुद्रदामन के बारे में आप लोग को पता होगा कि कहा जाता है कि जो गुजरात में जो जूनागढ़ है उधर साइड में इसी ने बनाया था, क्या कहते हैं उसका, झील, जो सुदर्शन झील है। लेकिन उसने पुनर्निर्माण करवाया था, ना कि वो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ वहां पे सिंचाई के लिए बनवा दिए थे ये झील। उस झील का नाम था
उस झील का नाम था सुदर्शन झील। तो समझ में आ रहा है वहां तक। तो ये इस किसने हरा दिया था? रुद्र दामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमा को हरा दिया था। गौतमी पुत्र वसातकर्णी के पुत्र थे, वशिष्ठी पुत्र पुलमा को हरा दिया था रुद्र दामन। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये कितने राजा के बारे में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 राजा तो आप लोगों ने यहीं पे देख लिया। मगध महाजनपद में पूरे 18 राजा। अभी मगध महाजनपद पे लोग और आते हैं और आके शक वाले हमला करते हैं। शक वंश का राजा आया, कुषाण वंश का राजा आया, सारे के सारे धीरे धीरे आए और अपना अपना प्रवेश यहाँ पे कर दिए कि हम आएंगे और हम युद्ध करेंगे। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता किसी का भी। लेकिन फिर भी अब धीरे यहाँ तक आ गया। उसके बाद अपने भारत में, अपने मतलब मगध महाजनपद में ये 7 के 7 तो आए। 7 के 7 राजा आपस में धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते गया और 16 महाजनपदों को आपस में मिला के सबसे बड़ा बना लिया। और एक महाजनपद हुआ सबसे बड़ा महाजनपद। उस महाजनपद का नाम था मगध महाजनपद, क्योंकि हर एक जनपद को जीत के और बना लिया आपस में बहुत बड़ा। तो इसी तरीके से खेत द्वार कोई लाठी के बल से ले लेता है ना, यहाँ सब आपस में एक राजा को दबा के दूसरे मतलब आपस में मिलाते गए सब। यहीं तक ये खत्म नहीं होता है। अभी आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश का राजा आता है कनिक्स। इंडो ग्रीक वाले बता दी हूँ, शक वंश वाले बता दी हूँ, पहला वाले बता दी हूँ। इस पहले आप लोग वीडियो उसका देख लेना, बहुत बढ़िया है उसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि उसमें लिखा गया है कि भारत मौर्य वंश की स्थापना से पहले कौन से आए थे विदेशी, मौर्य वंश स्थापना के बाद कौन कौन आया था। तो यही है इंडो ग्रीक, शक वंश और पहलव और कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का जो राजा था कनिक्स था। अब कनिक्स आया राज करने के लिए कहाँ? यही सोचा कि चलो हम भी चलते हैं मगध पे एक बार राज ही करके आते हैं। ये भी विदेशी था, इसको हुंडो वालों ने भगाया था। वो मध्य एशिया के सब सारे के सारे ये मध्य एशिया से आए हुए व्यक्ति थे, इनको भगाया गया था। हुंडो वहां का एक समझिए कि राजा एकदम बढ़िया था कि मतलब मार के सबको एकदम खदेड़ देता था। तो वही का ये सब थे। 4-5 आ गए, बस गए भारत में, इर्द गिर्द सब छा गए। कंधार में कोई आ जाता है, तो कोई मथुरा में आ जाता है, तो कोई आ जाता है उज्जैन में, कोई नासिक में। सब जगह तुम लोग आके बस जाओगे तो भारत की जनता कहाँ जाएगा? सोचा भारत की जनता अरे कोई बात नहीं, आओ तुम लोग पहले। इसके बाद मौर्य वंश में जितने भी मौर्य वंश हो चाहे सारे के सारे मगध महाजनपदों में से सबने सबको भगा दिया, मारपीट के हथियार लिए 16 महाजनपदों तुम लोग क्या, हम तुमसे भी निपटेंगे। तब आया कौन? कनिक्स आया। और कनिक्स ने क्या किया था? कुषाण वंश आया और कनिक्स आया। और कनिक्स ने क्या किया कि जो काम करता था कोई, मतलब मान लीजिए कि अगर हम आपके घर काम करें तो आप हमें वेतन ना देके आप हमें जमीन दे दीजिए। अब जमीन जितना भी आप दोगे तो आपके पास कम होता जाएगा। इसी तरीके से कनिक्स का काम था कि जो जो भारत के व्यक्ति तो काम करेंगे, बाहरी थोड़ा ना आएंगे काम करने के लिए। काम करते गए और उनको जमीन देता गया और जमीन मिलता गया। ये सब एकदम पूरा पावरफुल हो गए, यार तेरे को तो हरा देंगे अब हम। धीरे धीरे सारे के सारे राजा एकदम सीना अपना तान के खड़ा होने लगे। इन्हें सामंत कहा गया था। जो जमीन ले रहे थे ना, उस जमीन लेने वाले को कहा गया था सामंत। अब इन कनिक्स को, कुषाण वंश को हरा दिया गुप्त काल वाला गुप्त वंश हरा दिए। अब इस गुप्त वंश में कौन था? सामंत था। सामंत जो लोग जिसको सामान के बदले पैसा मिला था उसी को कहा गया है। अब वो गुप्त वंश हरा दिया इसको भैया, क्योंकि कनिक्स के बाद कोई अच्छा राजा नहीं आ पाया और जमीन तो सब मिल ही गया था अपने लोगों को। तो अब जब बाहरी को हम देख लिए तब हम देख लेते हैं अब गुप्त वंश के विषय में। और गुप्त वंश का जो शासक था उसे कहा गया श्री गुप्त। और श्री गुप्त भी सामंत था। जितने भी सामंत लोग को जमीन मिला था उसी में से एक थे ये श्री गुप्त। ये भी, इन्हें भी सामंत कहा गया। लेकिन इनके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त जब प्रथम आता है तब तो कुछ सोचता है कि भैया थोड़ा बहुत इसका भी आक्रमण चला, ये भी अपना
विदेशियों को, बाहरी को, सबको, शासकों को मारना पीटना इसका भी काम था। अब आया कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एकदम पूरा दहाड़ के एकदम रहता था, जैसे कि लग रहा था कि पूरा उसी के हाथ में। ये चंद अशोक से थोड़ा सा भी कम नहीं था। अशोक जो मौर्य वंश का शासक अशोक था ना, अशोक से थोड़ा भी कम नहीं था। ये भी तलवार भाजता और लोगों को एकदम परास्त कर देता था। इसके सामने अच्छे अच्छे भी नाक दरने लगते थे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था, ये कहता था कि मेरा घोड़ा चाहे मेरा हाथी कोई भी है, कहीं से भी कोई व्यक्ति है, कहीं से भी पानी पी सकता है, चाहे वो अरब महासागर हो, हिंद महासागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी हो, तीनों जगह से अपना भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो कहीं से भी इधर से पानी पी सकता है, किसी को कोई रोकाहट नहीं है। ये समुद्रगुप्त था और ये बहुत बलवान व्यक्ति था, ठीक है। उसके बाद आया था रामगुप्त। रामगुप्त ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, ये नॉर्मल आदमी था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी थोड़ा भी कम नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी मारकाट में बहुत आगे था। उसके बाद आया कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आता है और भानुगुप्त आता है। स्कंदगुप्त के समय ही आए थे हुंडो, जो भगा दिए थे इन 4 शासकों को भगा दिए थे मध्य एशिया से। वो भी भारत आए थे कि चलते हैं भारत में, हम जिसको जिसको भगाए थे वो सब वहीं गए हैं, अब चलते हैं हम भी। बोला आजा तू भी, यहाँ किसको कौन रोक रखा है। स्कंदगुप्त ने दहाड़ के सबों को मारा, इसका नाम रख दिया मलेच्छ, और उसने अपने शिलालेख में लिख दिया था इसका नाम मलेच्छ। मलेच्छ आए थे तो हमने इसको मार भगाया था, तो ये मलेच्छों का भैया बता दिया था। स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे, और जिसको ये रुद्रदामन ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था, इसको दोबारा दूसरा जगह पुनर्निर्माण ये भी करा दिया कि हम भी सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण कराते हैं। तब आता है भानुगुप्त। अब ये भानुगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, इसका वीडियो मैं आप लोगों को अलग से बना के पूरे डिटेल में बताऊंगी। ये तो आपको बताने का एक जरिया था कि मैं यहाँ तक आप लोग को बता दी हूँ। चलो ठीक है, अब हम यहाँ तक बता दिया आप लोग को, यहाँ तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।